So, what's up students? Myself Kushagar and welcome back to your channel जिज्ञासा। आज की क्लास में हम जो चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं वो है जो हमने पिछली क्लास में भी स्टार्ट कर दिया था। वो है हमारा क्लास 12th का चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एंड चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले लाइक द वीडियो, जितने भी लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखो। एंड जितने भी एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं वो भी बेल नोटिफिकेशन चेक कर लो कि उनकी ऑन है या नहीं है। उसके बाद एक और काम है यार कि इस वीडियो को शेयर करो जितना हो सके उन स्टूडेंट्स के बीच में, फिर उन बच्चों के बीच में जिसको इस वीडियो की जरूरत है, एंड उनको भी बोलो कि वो चैनल सब्सक्राइब करें। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो पहला टॉपिक है हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब फंड बेस्ड अकाउंटिंग का एक्चुअली में मतलब क्या होता है। अब फंड बेस्ड अकाउंटिंग को समझने से पहले हमें फंड्स का समझना जरूरी है कि फंड्स क्या होते हैं। तो फंड्स मेनली या तो कोई अमाउंट जो कि हमने रिसीव की है या फिर कोई अमाउंट जो कि हमने अलग से निकाल के रख रखी है, उसे हम मेनली कहते हैं अपने फंड्स। और इन फंड्स को हम सिर्फ किसी स्पेसिफिक रीजन के किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही हम इसको यूज करते हैं। इसके अलावा हम डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जल्दी फंड्स को यूज नहीं कर सकते। अब फंड्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, तो सबसे पहले जो होता है कि जो भी हमें डोनेशन मिलता है या फिर जो भी हम फंड्स के लिए अलग से पैसा निकाल के रखते हैं, तो उस अमाउंट को हम डायरेक्टली अपने लायबिलिटी साइड में डाल देते हैं, क्योंकि अब ये एक किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किए जाएंगे। फिर उस डोनेशन के थ्रू या उस अमाउंट को असाइड रखने के थ्रू मुझे अगर कुछ इनकम हुई है तो वो मेरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में चली जाएगी। एंड अगर उससे कुछ एक्सपेंस हो रहा है तो वो एक्सपेंस मेरा चला जाएगा डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं हमारे फंड बेस्ड अकाउंटिंग के। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में एग्जांपल हो सकता है मेरा स्पोर्ट्स फंड या मैच फंड या फिर बिल्डिंग फंड। हम बिल्डिंग फंड को भी ले सकते हैं। तो अब अगर हम किसी भी ब्रॉडर कंसेप्ट पे देखें कि फंड्स एक्चुअली में होते कैसे, तो मेनली फंड्स हमारे दो तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स। अब अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स वो फंड्स हैं जिनको कि मैंने या तो मुझे डोनेशन मिला है या फिर उस अमाउंट को मैंने अलग से रख रखा है अपने लिए, और वो किसी भी स्पेसिफिक नाम पे नहीं चल रहा। मतलब वो एक ऐसा पैसा है जिसको कि मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूं। उसके लिए मैं लायबल नहीं हूं कि मेरे को यहीं पे ही इसको यूज करना है। तो इन अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स को हम कभी कभार जर्नल फंड्स भी कहते हैं, जो कि जर्नली मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूं। मुझे इतना नहीं सोचना पड़ेगा या फिर मैं लायबल नहीं हूं किसी भी एक स्पेसिफिक काम के लिए उसको यूज करने के लिए। एंड जर्नल फंड्स को हम कैपिटल फंड्स भी कह सकते हैं। एंड कैपिटल फंड्स जो है उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें पता है या पता होनी चाहिए कि वो हमेशा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड के नाम पे ही उसको इंक्लूड किया जाता है। एंड जितनी भी इनकम होती है मेरी, अगर मेरी सरप्लस है तो सरप्लस कैपिटल फंड में ऐड हो जाती है, एंड अगर वो डेफिसिट है तो वो कैपिटल फंड से माइनस हो जाता है। क्लियर। अब जो हमारा सेकेंड टाइप का फंड आता है वो है हमारे स्पेसिफिक फंड्स या फिर रिस्ट्रिक्टेड फंड्स भी हम इन्हें कह सकते हैं। अब रिस्ट्रिक्टेड फंड्स जो होते हैं मेनली वो उनको मैं सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए या फिर किसी स्पेशल पर्पस के लिए उसको मैं यूज कर सकता हूं। तो सबसे पहला मेरा स्पेसिफिक फंड या फिर रिस्ट्रिक्टेड फंड आता है गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स वो डोनेशन या फिर वो अमाउंट होता है जो कि मुझे गवर्नमेंट के थ्रू मिला है, एंड उसको मैं सिर्फ किसी ना किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज कर सकता हूं, जिस पर्पस के लिए मुझे वो लोन या ग्रांट मिले हैं। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है कि गवर्नमेंट ने पोलियो इरेडिकेशन के लिए मेरे को कोई भी ग्रांट्स प्रोवाइड किए हैं। तो इस केस के लिए मैं सिर्फ उस पैसे को सिर्फ पोलियो इरेडिकेशन के काम के लिए या फिर उससे रिलेटेड जितने भी काम है उन सब के काम के लिए, या फिर जैसे मेडिसिन खरीदना या फिर घर घर जाके लोगों को पोलियो के टीके लगवाना या फिर एक अच्छा वर्किंग स्टाफ हायर करना पूरे काम के लिए, तो मैं फंड्स को सिर्फ उसी काम में यूज कर सकता हूं। मेरे सेकेंड टाइप का फंड आता है एंडाउनमेंट फंड्स। अब एंडाउनमेंट फंड्स वो फंड्स होते हैं जिनको कि मैं किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो यूज कर ही सकता हूं, लेकिन उस फंड की अगर कुछ इन्वेस्टमेंट मैंने करी है उससे जो इनकम आ रही है मैं सिर्फ उसी को ही यूज कर सकता हूं, जिससे कि जो मेरा बेसिक जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो हमेशा इंटैक्ट उसी अमाउंट का ही रहता है। जितना भी मेरे को इंटरेस्ट होगा मैं उसी इनकम को ही सिर्फ इन्वेस्ट कर सकता हूं, फिर उसी को सिर्फ किसी ना किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज कर सकता हूं। अब थर्ड आता है मेरा एन्युटी फंड्स। अब एन्युटी फंड्स वो टाइप के फंड्स होते हैं जिनको कि कोई भी किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसमें हमारा एक क्लॉज या फिर एक शर्त आती है कि
आपको उस डोनर को या फिर उस बेनिफिशियरी को पीरियोडिकल टाइम्स पे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इनकम उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये हमारा एन्युटी फंड्स के अंदर होता है मेनली काम। फिर फोर्थ आता है मेरा लोन फंड्स। अब लोन फंड्स वो फंड्स है जो कि मैं रखता हूं अपने पास जिससे कि मैं बाहर किसी को लोन दे सकूं। फॉर एग्जाम्पल लोन फॉर हायर एजुकेशन, ये सिर्फ किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही लोन्स दिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है मेरा फिक्स्ड एसेट्स फंड्स। अब फिक्स्ड एसेट्स फंड्स जो फंड्स होते हैं वो मेनली इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं कि मैं उस पैसों से सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स को ही खरीद सकूंगा, उसके अलावा मैं उस पैसे को किसी और चीज पे यूज नहीं कर सकता। अब जो मेरा लास्ट टाइप का फंड्स है रिस्ट्रिक्टेड या फिर स्पेसिफिक या स्पेशल फंड्स में, वो आता है मेरा प्राइस फंड। अब प्राइस फंड वो फंड होता है जिसके थ्रू कि अगर मैंने कोई भी कंपटीशन कराया, कोई भी इवेंट कराया, कुछ भी गेम शो कराया, उसमें जो प्राइज दिया जाएगा विनर्स को, वो इस फंड के पैसे से ही दिया जाएगा। इसके अलावा किसी भी जगह के पैसे से हम प्राइस को नहीं देते, या प्राइस की अमाउंट को या कुछ भी जो रिवॉर्ड है वो नहीं देते। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट फ्रॉम या विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट्स पेमेंट अकाउंट। अब इसको बनाने के लिए, अब यहां से हमारा मेन क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो शुरू होता है कि कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं। तो क्वेश्चन बनाने का एक सिंपल तरीका है कि सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और लास्ट में उस ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब कई सारे स्कूल्स में इसके अलग अलग तरीके सिखाए गए हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके स्कूल में कौन सा तरीका बताया गया है। तो जिस भी तरीके को सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे हम उसी तरीके को कभी फ्यूचर में भी एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अभी मैं अपने तरीके को ही यूज करूंगा कि पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ, और उसके बाद जाके क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओ। तो इससे क्या है कि आपको एक सीरीज ऑफ इवेंट्स में सारी चीजें मिल जाती हैं, उतना ज्यादा भागना नहीं पड़ता है वर्किंग नोट या ये या वो। तो ये सब चीजों में दिमाग ज्यादा कंफ्यूज होता है, इसलिए ये मेरा स्टाइल है कि चीजों को सीरीज में ही रखो। जितना ज्यादा चीजें सीरीज में रहेंगी उतना ही ज्यादा एग्जाम में टाइम कम लगेगा, और टाइम बचने का मतलब है कि आपके मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं दूसरे क्वेश्चन को करके। ठीक है, क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि अलग अलग तरह के जो हमारे रिसिप्ट्स या फिर जो अलग अलग तरह की हमारी एक्सपेंसेस होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। वैसे तो हमने क्लास 11 में इसको अच्छी तरह से पढ़ा ही है, लेकिन यहाँ पे भी हम थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। सबसे पहला आता है मेरा रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अब रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि डे टू डे की एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हुए आपके जो एक्सपेंसेस आते हैं। अब इसमें एग्जांपल हो सकता है वेजेस, सैलरीज, रेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, या फिर कोई भी ऐसा एक्सपेंस। एग्जांपल्स, अगर इसके अलावा और एग्जांपल्स आपको आते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ इसको। और भी क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के या रेवेन्यू एक्सपेंसेस के मेनली। एंड जितने भी मेरे रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं। फिर आता है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स है या फिर वो इनकम है मेरे लिए, या वो पैसा मेरे पास जो आ रहा है डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के बाद। अब इसमें जो हमारे मेन एग्जांपल्स होते हैं, जो मेन अगर हम माने मेन एग्जांपल्स, तो वो है एंट्रेंस फीस, जर्नल डोनेशंस, रेंट्स, सब्सक्रिप्शंस। तो ये कुछ हमारे एग्जांपल्स होते हैं। अब इसकी जो अकाउंटेंट ट्रीटमेंट होती है वो मेरी जाती है क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। क्लियर? फिर आता है मेरा कैपिटल एक्सपेंसेस। अब कैपिटल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि कैपिटल इन नेचर होते हैं, या फिर ये हमारे डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है। ये मैं एक बार कर देता हूं, उसके बाद पूरे साल में शायद दूसरी बार ना भी हो सके। ये डे टू डे या डेली एक्टिविटी से हमारे इंस्पायर्ड नहीं होते। तो इसमें हमारे जो मेन एग्जांपल्स आते हैं वो है हमारे, बात करें तो परचेज ऑफ फर्नीचर्स या परचेज ऑफ बुक्स या फिर परचेज ऑफ बिल्डिंग। ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं हमारे कैपिटल एक्सपेंसेस के। फिर जो हमारा आता है वो है कैपिटल रिसिप्ट्स। अब कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स या फिर वो इनकम या वो पैसा जो मेरी जेब में आ रहा है, जो कि मैं डे टू डे एक्टिविटीज नहीं करा, लेकिन उसके अलावा जो मेरे पास पैसा आ रहा है। तो इसमें हमारा बहुत बढ़िया एग्जांपल हो सकता है स्पेसिफिक फंड्स या फिर स्पेशल फंड्स या स्पेशल डोनेशंस। हम यहाँ पे इसको एग्जांपल को ले सकते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट एक कंसेप्ट है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम या फिर कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड गुड्स, की जो भी मैंने गुड्स कंज्यूम करी उसकी कॉस्ट कितनी आई है। तो अब हमारे जो अलग अलग एनपीओज होते हैं, क्योंकि एनपीओज के अंदर जो मेन जो काम होता है वो गुड्स को कंज्यूम करना होता है, उनका एक मेन काम। तो अब जैसे कि अगर मेरी कोई मेडिकल शॉप है या मेडिकल एनजीओज हैं तो वो मेडिकल इक्विपमेंट्स को कंज्यूम करते हैं, उनका यूज़ करते हैं मेनली।
अगर मेरा कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो वो लोग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं। अगर मेरा कोई ऐसा एनजीओ है जो कि खाना प्रोवाइड करता है गरीबों को, या जिनके पास फूड नहीं है उनको जो फूड प्रोवाइड करता है, तो वो उनके लिए फूड स्टफ्स जो हैं वो उनके कंज्यूमेबल आइटम्स हैं। तो अब कंज्यूमेबल आइटम्स के लिए एक अलग ही अकाउंट हमारा बनाया जाता है जब भी हम क्वेश्चंस को करते हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है हमारा, वो है परचेज ऑफ स्टॉक ऑफ कंज्यूम्ड गुड्स। उसमें हम ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं उस कंज्यूम्ड गुड की, एंड क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं उसी कंज्यूम गुड की। तो अभी तक हमने थ्योरी का तो सारा पार्ट देख लिया। अब जो एग्जाम में हमें करना है एक्चुअल काम, थ्योरी क्योंकि इसमें से ज्यादा नहीं आती, लेकिन एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन 6 मार्क्स का इसमें से आ सकता है। तो अब हम उन्हीं क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक एनपीओ है जिसकी की रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमें दे रखी है, एंड उसकी हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनानी है एंड बैलेंस शीट्स भी बनानी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब रिसिप्ट साइड में देखते हैं कि कैश बैलेंस मेरे को दे रखा है ओपनिंग का, वो 4900 है। फिर सब्सक्रिप्शंस दे रखे हैं मेरे को, जिसमें कि 800 रुपये के जो सब्सक्रिप्शंस है वो मेरे 31 मार्च 2020 मतलब नेक्स्ट ईयर के दे रखे हैं। फिर डोनेशंस दे रखा है 6000 का, चैरिटी शोज़ की अमाउंट दे रखी है। फिर जो मैंने अपनी फर्नीचर को बेचा था उससे जो मेरे पास पैसा आया है वो मेरे को दे रखा है। लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स दे रखा है, और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट भी यहाँ पे दे रखी है ब्रैकेट्स में। फिर सेल ऑफ ओल्ड कार्स भी दे रखा है। अब अगर मैं अपने पेमेंट साइड में देखूं तो सबसे पहले सबसे बड़ा जो मेरा पेमेंट का सेक्शन होता है वो सैलरीज, वो दे रखा है 20,1000। ट्रैवल एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट, रिपेयर्स, बिल्डिंग्स, फिर हमारा बिल्डिंग परचेज सॉरी, फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और लास्ट में मेरे को दे रखा है बैलेंस शीट। इसे हम कैश का क्लोजिंग बैलेंस भी कहते हैं। ठीक है, अब कुछ एडजस्टमेंट्स भी दे रखी हैं। लिखा है कि ऑन 1 अप्रैल 2018 मतलब साल की स्टार्टिंग में ही द क्लब ओन लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू 40,000 एंड फर्नीचर रुपीज 10,500। अब ईयर के स्टार्टिंग में मेरे पास बैंक का बैलेंस दे रखा, बिल्डिंग का बैलेंस दे रखा है, एंड फर्नीचर का बैलेंस भी दे रखा है। फिर क्वेश्चन कह रहा है, फिर जो एक और एडजस्टमेंट है कि देयर वर 150 लाइफ मेंबर्स ऑन दैट डे। उस टाइम पे 150 लाइफ मेंबर्स आए थे, ईच ऑफ whom had paid the subscription of 100 rupees। सब ने सब्सक्रिप्शन 100 रुपीज़ के पे कर दिए हैं। ठीक है, ओके। तो बुक वैल्यू, फिर बुक वैल्यू मेरे को कार की दे रखी है 25,000 की। फिर सब्सक्रिप्शन, अब सब्सक्रिप्शंस को लेके थोड़ी बहुत चीज़ें हमें प्रोवाइड करी गई है इस क्वेश्चन के अंदर कि सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31 मार्च 2018 एंड ऑन 31 मार्च 2019, मतलब प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन ड्यू या आउटस्टैंडिंग भी हम इसे कह सकते हैं, और मेरे करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो ड्यू है उनकी अमाउंट भी दे रखी है रिस्पेक्टिवली। प्रीवियस ईयर की है मेरी 3,400, करंट ईयर की है 2,000 रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू, मतलब आउटस्टैंडिंग जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है मेरा एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर वो 800 रुपये है, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर है मेरा 1,000 रुपये। चलो भैया, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन तो समाप्त होता है। अब हम इसका सोल्यूशन आगे करना स्टार्ट करते हैं। तो अब जो हमने ऊपर का क्वेश्चन देखा, अब उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या, हम सॉल्व करके ही दिखाएंगे उसको। तो सबसे पहले क्वेश्चन में था हमारा कि हमें बनाने हैं मेनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स हमें बनानी है। तो पहले हमें बनाना है ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले हम एसेट साइड को देखते हैं, फिर एसेट साइड को पहले कंप्लीट करते हैं। तो एज पर हमारे क्वेश्चन के सबसे पहला जो था हमारा वो है कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2018। तो वो हो गया मेरा ओपनिंग बैलेंस कैश का, कैश इन हैंड, और कैश इन हैंड की वैल्यू है 4,900। तो सेकंड जो मेरी एंट्री होगी मेरे ओपनिंग बैलेंस शीट में वो है मेरी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो कि 3,400, जो कि हमने एडजस्टमेंट्स में देखे थे, जो 31 मार्च 2018 के जो मेरे सब्सक्रिप्शंस थे। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस को हम लिख देते हैं, और वैल्यू है मेरी 3,400। अब जो नेक्स्ट एंट्री है वो है मेरी इन्वेस्टमेंट्स की।
इन्वेस्टमेंट्स मेरे को दे रखी है कुछ 40,000 रुपीज अमाउंट की, तो उसको भी नोट कर देते हैं। फिर जो मेरी नेक्स्ट एंट्री है वो है लैंड एंड बिल्डिंग्स की। लैंड एंड बिल्डिंग्स का अमाउंट भी मेरे को दे रखा है 40,000 का, उसको भी नोट कर लेते हैं। फिर जो नेक्स्ट एंट्री है वो है मेरी फर्नीचर्स की। अब उसका अमाउंट मेरे को दे रखा है 10,500 का। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर मेरे को एक एसेट्स एक और दे रखे है, वो है कार की वैल्यू। जो कार की जो बुक वैल्यू दे रखी है उसको भी नोट कर लेते हैं, वो है 25,000 की। तो यहाँ पे एंड जो मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट का जो आखिरी एंट्री आएगी एसेट साइड की, वो आएगी मेरी अक्रूड इंटरेस्ट, जो कि मेरे एडजस्टमेंट्स में ही दे रखे हैं 800 रुपए के। अब हम अपनी जो लाइबिलिटी साइड है उसको भी पूरा फिल कर लेते हैं। तो लाइबिलिटी साइड में मेरा सबसे पहला जो अमाउंट है वो है लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस या लाइफ मेंबरशिप फीस। तो लाइफ मेंबरशिप फीस मेरी है 150 मेंबर्स की, और सबने दी है कुछ 100 रुपीज। तो एक्चुअल जो मेरी है, टोटल जो मेरी अमाउंट आ गई वो आ गई 15,000 की। अब हम बैलेंस कर लेते हैं दोनों, अब हम दोनों ही साइड को बैलेंस कर लेते हैं। तो अब जब टोटल करने के एसेट साइड की मेरे टोटल आ रहा है 1,24,600। तो लाइबिलिटी साइड का भी वही आएगा 1,24,600। एंड जो भी मेरी बैलेंसिंग फिगर होगी वो चली जाती है मेरी कैपिटल फंड में। हम कैपिटल फंड के बारे में पहले ही पढ़ चुकी, कैपिटल फंड क्या होता है। कैपिटल फंड है हमारा बैलेंसिंग फिगर, एंड माइनस करने के बाद मेरी जो वैल्यू आई कैपिटल फंड की वो आई है मेरी 1,09,600। तो यहाँ पे मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट तो प्रॉपरली कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके नेक्स्ट अकाउंट में जाएंगे जो है मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को करना शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं एक्सपेंस साइड के, एक्सपेंडिचर साइड्स के मेरे। तो एक्सपेंडिचर साइड में मेरा सबसे पहला जो अमाउंट आएगा या सबसे पहला जो अकाउंट आएगा वो है टू सैलरीज, क्योंकि सैलरी मेरे लिए सबसे बड़ी एक्सपेंडिचर होती है। सैलरीज का मेरा वैल्यू है 20,100। फिर आएगा टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, 8,600 का। फिर जो नेक्स्ट है वो है मेरा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उसकी वैल्यू दे रखी है 17,120। फिर मेरे को दे रखा है टू रेंट, एंड रेंट की वैल्यू है मेरी 16,600। फिर मेरा दे रखा है टू रिपेयर्स, रिपेयर्स की मेरे को वैल्यू दे रखी है 450 रुपीज की। उसके बाद मुझे मेरे रिसिप्ट साइड में एक वैल्यू दे रखी थी सेल ऑफ फर्नीचर्स में, मेरे को 1,600 रुपये मिले थे। तो एक्चुअल जो मैंने अपनी फर्नीचर को बेचा था, तो एक्चुअल जो फर्नीचर मैंने अपनी बेची थी वो थी मेरी 4,000 की, और उससे मेरे को 1,600 का पैसा मिला था। इसका मतलब कि 4,000 की वैल्यू की चीज़ मैंने एक्चुअली में 1,600 की बेची है, एंड 1,600 अगर हम माइनस कर देंगे तो वो मेरा लॉस, एक तरह से मैंने इसको लॉस में बेचा है, तो वो भी मेरा एक्सपेंडिचर्स में ही आ जाएगा। टू लॉस ऑन फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, उसकी वैल्यू होगी मेरी 4,000 माइनस 1,600, जो है एग्जैक्टली
52,400। अब जो मेरी नेक्स्ट एंट्री है वो आएगी टू लॉस ऑन सेल ऑफ कार, क्योंकि हमने अपनी कार की भी सेल की थी, जो कि मुझे मेरे क्वेश्चन में ही या रिसिप्ट साइड में ही मेरे को दिख गया था कि जो भी मेरी ओल्ड कार थी उसको मैंने अपना बेच दिया था। तो सेल ऑफ कार हो गई मेरी नेक्स्ट एंट्री, और मेरी कार की वैल्यू एक्चुअली में थी 25,000, और 20,000 की मैंने अपनी सेल गाड़ी को सेल कर दिया था। तो एक्चुअली मेरा 5,000 का जो है वो लॉस हुआ है। ठीक है, अब हम अपनी इनकम साइड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा इनकम साइड का खर्चा होता है या इनकम साइड मेरी आती है वो है बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन। अब बाय सब्सक्रिप्शन जो मेरा वैल्यू है वो दे रखी है क्वेश्चन में 52,100। अब हमने सब्सक्रिप्शन का हमें पता है कि जो भी एडवांसेस होते हैं हमारे नेक्स्ट ईयर के वो सारे माइनस होते हैं। अगर कोई हम एडवांस है नेक्स्ट ईयर का वो माइनस होगा, करंट ईयर का अगर कुछ आउटस्टैंडिंग होगा वो भी माइनस होगा। तो सब्सक्रिप्शन में सबसे पहली जो मेरी चीज जो लेस होगी वो है मेरा एडवांस सब्सक्रिप्शन, जो कि मुझे नेक्स्ट ईयर का पहले ही मिल चुका है। इसको हम कह सकते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड। अब एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड है मेरा 800 रुपये, वो माइनस हो जाएगा। फिर अगर इसमें एक और चीज लेस होगी वो है मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एट द बिगिनिंग। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एट द बिगिनिंग। अब बिगनिंग की मेरी वैल्यू दे रखी है 3,400 की। फिर इसमें एक चीज ऐड हो जाएगी जो है मेरा आउटस्टैंडिंग एट द एंड। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उसकी मेरी वैल्यू दे रखी है 2,000 रुपीज की। अब फाइनल जो मेरी वैल्यू सब काट कूट के आएगी वो है 49,900। अब जो नेक्स्ट एंट्री है, अब हमारी सारी जितनी भी एंट्रीज हैं इनकम की वो सारी हम एज इट इज ही नोट कर देंगे। कुछ हमारी एंट्रीज है, सबसे पहली उसमें एंट्री आती है मेरी बाय डोनेशंस। बाय डोनेशंस, उसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है 6,000 की। फिर नेक्स्ट है मेरा बाय प्रोसीडिंग्स फ्रॉम चैरिटी शो, क्योंकि मुझे चैरिटी शो कराने के बाद भी कुछ इनकम मिली है। तो बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, जो कि है मेरा 16,200 का। फिर अब बात है बारी मेरी इन्वेस्टमेंट्स की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स भी एक तरह से मेरी इनकम है, जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे, तो उसको भी मुझे क्लियर करना है, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट्स हमें दे रखी है क्वेश्चन के एंड में। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो उसकी वैल्यू है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की मेरे को वैल्यू दे रखी है 4,800।
फिर उसमें हमें क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में दे रखा है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो मेरी आउटस्टैंडिंग है अब जो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मेरी एक्रूड इंटरेस्ट है जो मुझे मिलनी है तो वो मेरी लेस हो जाएगी, लेस एक्रूड एट बिगिनिंग। तो वो मेरी लेस हो जाएगी, वो है मेरी कुछ 800 रुपए की। एंड एड मेरी होगी अक्रूड एट द एंड। ये हमेशा ही होता है कि अक्रूड एट द एंड जो आती है वो हमेशा ही ऐड होती है। 1000 को ऐड कर दो तो मेरा सॉल्व करके आएगा आंसर 5000। अब हम अपने इनकम साइड और एक्सपेंस साइड को बैलेंस करके हमारा सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रहा है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। और ऐसी लाइंस बनाना बहुत ज़रूरी है एग्जाम में, क्योंकि इसी से ही पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन खत्म हुआ है या फिर अभी भी आगे बचा है, अगर आपने ये 3 लाइंस नहीं बनाई हैं। तो जब मैंने अपना बैलेंस किया इनकम साइड को तो जो मेरा टोटल आ रहा है वो है 77,100। तो मेरे एक्सपेंडिचर साइड का भी यही आएगा। और एक रफ कैलकुलेशन से मुझे दिख रहा है कि एक्सपेंडिचर साइड का मेरा कम ही बैलेंस है, तो इसलिए हमारा आएगा सरप्लस टू सरप्लस। तो सरप्लस की वैल्यू आएगी मेरी, जो डिफरेंस है वो है 22,230। तो यहाँ पे हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो भी अकाउंट खत्म हो जाता है। अब इसके बाद बनेगा हमारा नेक्स्ट अकाउंट, तो अब हमारा जो लास्ट अकाउंट बनेगा वो है मेरा बैलेंस शीट, वो भी क्लोजिंग बैलेंस शीट उस ईयर की। तो बैलेंस शीट में सबसे पहला जो मेरा आता है एसेट साइड को हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, वो आएगा मेरा कैश इन हैंड। तो जो भी कैश बैलेंस है मेरा वो आएगा, जो एंड ऑफ द ईयर मुझे मेरे पेमेंट साइड में दे रखा है वो है 32,130 रुपीज़। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस भी हैं हमारी, जो कि हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आई थी, वो उसका अमाउंट आएगा। करंट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस हैं वो भी मेरी आ जाएंगी। एंड करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस मुझे दे रखी हैं 2,000 रुपीज़ की। अब नेक्स्ट जो आएगा वो मेरा एक्रूड इंटरेस्ट, जो कि मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट्स पे मिलना था, जो कि अभी तक नहीं मिला है, वो भी करंट ईयर के लिए। तो एक्रूड इंटरेस्ट को भी लिख देते हैं। एक्रूड इंटरेस्ट मेरा करंट ईयर का 1,000 रुपीज़ का जो मुझे मिलना था वो मुझे नहीं मिला अभी तक। फिर हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, क्योंकि हमने फर्दर कोई भी इन्वेस्टमेंट ना ही खरीदी है ना ही हमने बेची है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एज इट इज़ वैसी ही आ जाएगी। फिर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी वैसे ही आ जाएंगे। हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी लिख देंगे। गवर्नमेंट बॉन्ड्स की वैल्यू है 5,000 रुपीज़ की। फिर आएगा मेरा लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग में कुछ हमें चीज़ें दिख रही हैं जो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को कम करेंगी। अब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, देखते हैं। ओके, तो पेमेंट साइड में हमें दे रखा था बिल्डिंग परचेज। अब बिल्डिंग परचेज का मतलब कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू में कुछ इजाफा होने वाला है, तो उसमें हम ऐड कर देंगे, ऐड परचेज्ड। हमने परचेज की कुछ 30,000 की, तो वैल्यू आ गई मेरी 70,000 की बिल्डिंग की वैल्यू। फिर फर्नीचर, और फर्नीचर का जो अमाउंट है वो है मेरा कुछ 10,500 का। फिर उसमें से मैंने कुछ फर्नीचर बेच भी दी थी अपनी, तो कर देंगे लेस सोल्ड। कुछ 4,000 की फर्नीचर मैंने बेच दी थी, एंड बेचने के बाद मेरी जो वैल्यू बची वो 6,500 बची है।
तो यहाँ पे मेरा एसेट साइड तो कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं लायबिलिटी साइड में हमारा क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहला मेरा सब्सक्रिप्शन जो है एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन, और ये इस करंट ईयर का ही है, ये कोई प्रीवियस ईयर का नहीं है, कि जो हमें करंट ईयर में मिल चुका है। एक्चुअली में है तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए, जो कि 31 मार्च 2020 है, लेकिन हमें मिला 2019 में, तो इसलिए हम इसको नोट करेंगे 800 रुपये का। फिर लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस या लाइफ मेंबरशिप फीस वो भी आएगा, क्योंकि मेंबर्स जो हैं, कुछ मेंबर्स उन्होंने लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस दी है अपनी, तो हमें वो भी लिखना है। लाइफ मेंबरशिप फीस आई मेरी 15,000 की, 15,000 की मेरी लाइफ मेंबरशिप फीस है। अब कुछ करंट ईयर की फीस भी हमें मिली है, जो हमारे रिसिप्ट पेमेंट रिसिप्ट साइड में दे रखा है, उसको हम ऐड कर देंगे। ऐड आ जाएगा मेरा करंट ईयर के लिए, करंट ईयर का कुछ 9,000 रुपीज़ हमें पेमेंट साइड में क्लियरली दे रखा है। तो हो गई मेरी वैल्यू 24,000 की। इसके बाद आएगा मेरा कैपिटल फंड। हम चाहे तो कैपिटल फंड को सबसे पहले भी ख़त्म कर सकते हैं या फिर सबसे बाद में भी लिख सकते हैं, कोई एज सच फ़र्क नहीं पड़ता। कैपिटल फंड की मेरी वैल्यू आई थी 1,09,600 की, उसमें सरप्लस हमेशा ऐड होता है, और अगर डेफिसिट आता तो डेफिसिट माइनस होता है। तो सरप्लस की मेरे को वैल्यू दे रखी है कुछ 22,230, जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से मिल गई। एंड जो मेरी कैपिटल फंड की टोटल वैल्यू आई वो आई है मेरी 1,31,830। अब हम दोनों साइड्स को ही बैलेंस कर देंगे, क्योंकि हमें बैलेंस शीट को कंप्लीट भी करना है। तो दोनों साइड को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले ये, एंड हम बैलेंस की जो वैल्यू है वो आई है मेरी 1,56,630, 1,56,630। तो यहां पे हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूरा खत्म होता है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखो यार कि क्वेश्चन में ये समझ नहीं आया सर, या फिर ये समझ नहीं आया, फिर इसको और बेटर तरह से समझाओ, तो मैं आगे समझाऊंगा। ठीक है, चलो फिर खत्म हुआ हमारा काम। तो यहां पे हमारा जो चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसका पार्ट 2 खत्म होता है। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर है, अब जो नेक्स्ट पार्ट है, उसमें हम पूरी तरह से फोकस करेंगे सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। थ्योरी का पार्ट हमारा सारा पहले हो चुका है, और इस थ्योरी के पार्ट में आपको कुछ भी अगर डाउट है तो उसके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखो, या फिर कुछ भी कमेंट हो इस चैप्टर से रिलेटेड, या फिर मेरी प्रीवियस वीडियोस से रिलेटेड, या फिर आपको कोई भी नया चैप्टर, अगर जो भी नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो उसके लिए भी आप सजेशंस नीचे ही दे सकते हो। एंड वीडियो को एंड करने से पहले, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे लर्निंग, एंड स्टे एट होम. And always remember, guys, you all can achieve anything you want if you put your time and effort to that thing only. Thanks for watching, guys. Goodbye.